नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसे बुरी तरह मारा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा तबाह किया। बिलावल भुट्टो जो डोजियर लेकर अमेरिका पहुंचे हैं, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भारत की मिसाइल्स न पहुंची हों। बिलावल ने कहा कि भारत ने सिर्फ 20 जगहों पर हमला करने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने 28 जगह अटैक किया। लेकिन बिलावल भुट्टो यह बताना भूल गए कि भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए, 10 यूसीएवी मार गिराए। हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान अगर खामोश रहता तो इतनी चोट न खाता। अब पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, कहां का दर्द हुआ, इसका हिसाब किताब पाकिस्तान करेगा। लेकिन इतना तय है, अगर पाकिस्तान ने फिर गड़बड़ी की, फिर कोई हरकत की, तो इससे भी ज्यादा मार पड़ेगी और फिर सफेद झंडा लहराने से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत की एयरफोर्स ने जो किया सो किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो पाकिस्तान का पानी रोक दिया। यह पाकिस्तान को प्यास से मारने की साजिश है, यह एक तरह की जंग है और दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारे डेलीगेशन के साथ अमेरिका पहुंचे शशि थरूर ने कहा, मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। न सीज फायर में किसी तीसरे मुल्क का कोई रोल था, न आगे होगा। फिर भी अगर कोई देश चाहता है तो पाकिस्तान को समझाए। अगर पाकिस्तान समझ जाएगा, आतंकवाद से तौबा कर लेगा, तो एक्शन का खौफ भी खत्म हो जाएगा। असल में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डेलीगेशन इस वक्त अमेरिका में हैं। बिलावल भुट्टो और शशि थरूर दोनों वॉशिंगटन डीसी में हैं। शशि थरूर तो आज ही अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ कल ही न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। अमेरिका पहुंचते ही बिलावल ने रोना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बिलावल जो डोजियर साथ लेकर गए हैं, उसमें पाकिस्तान ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। पाकिस्तान ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर सूबे पर अटैक किया, यानी पीओके के साथ साथ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर भारत के जबरदस्त हमले की बात फॉर्मली पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने मान ली। पाकिस्तान की डोजियर में लिखा है कि भारत के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान का पंजाब सूबा था। नॉर्थ में रावलपिंडी, गुजरात और लाहौर से लेकर साउथ पंजाब में रहीम यार खान तक पंजाब के 16 ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा इंडियन फोर्सेज ने सिंध सूबे में राजधानी कराची और दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद के अलावा छोर, मानो और जकोबाबाद में उसके एयर बेसेस को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर तक अटैक किया। अब बिलावल की बातों से, डोजियर से यह तो क्लियर है, पाकिस्तान मान रहा है कि पूरा मुल्क भारतीय सेना की जद में है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को बर्बाद किया, मिसाइल से अटैक किया। हां, पाकिस्तान ने एक चालाकी जरूर की। जो डोजियर तैयार किया है उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियन इलाकों और मजहबी जगहों को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप वाला पाकिस्तानी डेलीगेशन न्यूयॉर्क में यह डोजियर दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को बांट रहा है। बिलावल भुट्टो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, फिर भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी तो भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए दूसरे मुल्क भारत को समझाएं। और इसके बाद बिलावल ने एटम बम की बात की। कहा, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अगर भारत पर हमला करेगा तो फिर जवाबी एक्शन के नाम पर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। They targeted civilian infrastructure. They targeted worship places. They targeted energy
infrastructure and water infrastructure in their initial assault, that they claimed was a targeted strike against terrorist, so-called terrorist infrastructure within Pakistan. Countries within the international community, including and not limited to the United States, for the role everybody has played in encouraging and facilitating a ceasefire between India and Pakistan. But I would like to use this opportunity to emphasize that the world is a less safe place today following this conflict. We are a less safe place today in spite of this ceasefire, because the threshold for a full-on military conflict between two nuclear-armed states has increased and not come down as a result of this conflict and as a result of this ceasefire. The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence, you just need an accusation to become judge, jury and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. बिलावल भुट्टो वही बातें बोल रहे हैं जो जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें रटाकर भेजी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को मार अच्छे से पड़ी है, जिसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है, बार बार झलकता है। पाकिस्तान के एयर बेसेस इतनी बुरी तरह बर्बाद हुए हैं कि अभी तक रिपेयर का काम पूरा नहीं हो पाया है। आज ही पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है जो 24 घंटे पहले की है। इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इस एयरबेस की एयर स्ट्रिप और हैंगर को अभी तक तिरपाल से ढककर रखा गया है। यहां पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बाईं तरफ की पिक्चर 12 मई की है, इंडियन एयरफोर्स के हमले के 36 घंटे के बाद की, जिसमें एयर स्ट्रिप पर बड़ा सा क्रेटर दिखाई दे रहा है और हैंगर की छत में छेद दिखाई दे रहा है। और दाईं तरफ की पिक्चर में 1 जून को ये दोनों जगहें तिरपाल से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 22 दिन के बाद भी रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। और ऊपर से पाकिस्तान को डर इस बात का है कहीं फिर गड़बड़ हुई तो भारत फिर अटैक करेगा और इस बार ज्यादा जोर से मारेगा। इसीलिए बिलावल भुट्टो दुनिया के दूसरे मुल्कों से कह रहे हैं भारत को समझाओ। लेकिन शशि थरूर ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ अमेरिका पहुंच चुके हैं और वो इन सब बातों का करारा जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग से पहले शशि थरूर ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी देश का इंटरफेरेंस न पहले हुआ न आगे होगा। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान को डरने के बजाय दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कर लेगा तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different. We had consistently said from the very beginning on May 7th that we are not interested in prolonging conflict. This is not the opening salvo in some sort of war. All it is retribution against the terrorists, period. If Pakistan had not reacted, we would not have reacted. That would have been the end of that. Pakistan chose to react with shelling, then we reacted to the Pakistan reaction. And throughout every day, the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. We don't want war. We want to focus on our growth and development. This message was given to everybody. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. हालांकि पाकिस्तान को लगता है अगर अमेरिका बीच में न पड़े तो अच्छा, क्योंकि अगर अमेरिका बीच में पड़ा तो चीन उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए न्यूयॉर्क में बिलावल ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट से मिला और सबको अपना डोजियर सौंपा। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन
ओआईसी के मेंबर्स के साथ भी मीटिंग की। इस्लामिक मुल्कों को यह समझाया कि भारत ने पाकिस्तान पर नहीं, मुसलमानों पर हमला किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इसीलिए मोदी ने सिंधु का पानी रोककर करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी को खतरे में डाला है। इसका भी इस्लामिक मुल्कों को विरोध करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और भारत का यह कदम दोनों मुल्कों के बीच जंग की वजह बन सकता है। As a follow-up to these terrorist attacks within Indian occupied Kashmir, the Indian government announced that they were holding the Indus Water Treaty in abeyance. As you were all aware, the Indus Water Treaty is a gold standard as far as diplomacy is concerned. This treaty to share our waters has withstood many conflicts in the past. The very act of threatening to cut off Pakistan's water is a violation of the United Nations Charter. An implementation or acting upon this act would be perceived as an act of war from Pakistan's perspective. It is a grave injustice to the people of Pakistan and the people of India, who have been locked in perpetual conflict, generation after generation, over the issue of Kashmir, who've been locked in conflict over the issue of terrorism, that we are to damn future generations of Pakistanis and Indians to now fight over water. मोदी की वाटर स्ट्राइक का असर, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान के हर नेता के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। सबको लगता है खतरा भी टला नहीं है, भारत फिर हमला कर सकता है। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए कहा, उन्हें तो लगता है कि भारत पाकिस्तान पर फिर से अटैक कर सकता है और इस बार हमला पहले से ज़्यादा भयानक होगा। आपके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, मैं इस सिलसिले में कोई प्रेडिक्शन नहीं मैं करना चाहता, लेकिन अगर इंडिया इस दफ़ा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना, पुराना लेवल या उससे नीचे। जहाज तो आपने नहीं भेजेगा, वो जहाज तो नहीं भेजेगा, मिसाइल ही भेजेगा। हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब, इन्होंने शिंगरीला डायलॉग में एक बात की है कि हालात जो हैं वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर दोबारा हालात ख़राब हुए तो कुछ भी हो सकता है। देखें, ये फ्लूइड सिचुएशन तो है, इसमें कोई प्रेडिक्शन तो की नहीं जा सकती। और मेरी आज सुबह मुलाकात हुई है जनरल साहब से, वो उम्रे के लिए जा रहे थे, एहराम में थे, तो मुझे मिला, उन्होंने अच्छी बड़ी बैलेंस्ड तकरीर वहाँ पे की है। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हैं, लेकिन मैं जो एक इंडिया की तरफ से किसी और एडवेंचर को टोटली रद्द नहीं करूँगा जो है। अच्छा, क्योंकि वो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में है। हालांकि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर तो जीत का जश्न मना रहे हैं, हार को अपनी जीत बता रहे हैं। असल में पाकिस्तान का हाल क्या हुआ, हकीकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल आज पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शेयर की। जनरल चौहान ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए 48 घंटे की प्लानिंग की थी, लेकिन हमारी फोर्सेस ने इतना जबरदस्त अटैक किया कि पाकिस्तान ने सिर्फ 8 घंटे में घुटने टेक दिए। पुणे में फ्यूचर ऑफ वॉर लेक्चर के दौरान सीडीएस जनरल चौहान ने कहा, पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस के दौरान भारत पर लगातार 2 दिन अटैक करने की तैयारी की थी, लेकिन जब 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करने शुरू किए तो सिर्फ 8 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए फोन की घंटी बज गई। Let me talk about rationality once again in the context of Operation Bunyan al-Marsus. Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to
get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. And in some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stem from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. And second thing, since they had struck us at multiple fronts, they still did not have the benefit of understanding what they had struck. So they must have thought they must have struck, and hence there's time to talk now. And if they don't, they'll tend to lose both. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने काफी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जानता था अगर वो सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करेगा, सफेद झंडा नहीं लहराएगा तो उससे भारी नुकसान होगा। हालांकि जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान से पूछा गया कि भारत के हमले में पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, तो जनरल चौहान ने कहा, जंग में जीत बस जीत होती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक टेस्ट मैच की तरह था जिसमें भारत ने एक इनिंग से जीत हासिल की। अब पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ, इसका हिसाब किताब वो लगाएं, और जब हमें पता चलेगा तो पूरी डिटेल बहुत जल्दी शेयर की जाएगी। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more in psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. So we'll make a rough assessment of that and come out with that shortly. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भले ही पाकिस्तान को नुकसान के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को नुकसान की पूरी डिटेल्स आई हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि भारत के काउंटर ऑफेंसिव में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान का अमेरिकन मेड C-130 हरकुलिस कार्गो प्लेन भी भारत के हमले में तबाह हो गया। ये विमान काफ़ी महंगा है, इसकी कीमत करीब $165 मिलियन यानी करीब 1400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत के हमले में पाकिस्तान की कई क्रूज मिसाइल्स भी नष्ट हो गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा काउंटर ड्रोन भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिए। भारत के हमले में पाकिस्तान के कई रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हुए, और पाकिस्तान के 11 एयरबेस का क्या हाल हुआ, इसकी तस्वीरें तो पूरी दुनिया देख चुकी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज बात कहा कि पहले 2 जंगों में पाकिस्तान हारा। वो समझ गया वो भारत से डायरेक्ट फाइट में, सीधी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की आड़ में भारत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी अपनाई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया होगा अब न आतंकवाद चलेगा, न न्यूक्लियर अटैक की धमकी चलेगी। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न्यू एज वॉरफेयर में अपनी महारत साबित कर दी।
साइबर अटैक हो, इंफॉर्मेशन वॉर हो या डिजिटल वॉरफेयर हो, हर तरह से हम तैयार हैं, एडवांस्ड पोजीशन में हैं। जनरल चौहान ने कहा कि अब जंग का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले लोग घोड़े हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा करते थे, फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमाना आया, फाइटर प्लेन्स का जमाना आया। अब जंग ड्रोन जैसी मशीनें लड़ रही हैं जिनको कहीं दूर बैठे ऑपरेटर चला रहे होते हैं। जनरल चौहान ने कहा कि पहले के जमाने में जंग केवल मोर्चे पर होती थी, अब लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल भी जंग का मोर्चा बन गए हैं। युद्ध अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर डोमेन में भी फैल चुका है और अब लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि परसेप्शन मैनेजमेंट की भी होती है। The warfare today is at the cusp of, if I could say, a third revolution in military affairs. The first revolution in military affairs was something to do with maneuver warfare, which came about because of advances in ground mobility and air mobility. You could transport people faster. It also was there because of long ranges. The second revolution in military affairs was net-centric warfare, in which battlefield transparency, situational awareness, this became important. Information dominance became important. That came about by the US Armed Forces because of advances in communication technology and computer technologies and ICT. And today we are at the cusp of a third revolution in military affairs, which I have termed as convergence warfare, because what we are seeing is not one technology, but there are a number of technologies which are affecting warfare presently, and they'll happen in future. All of these are heralding a new change in warfare, which is bringing about a change which is disruptive and non-linear. And it's actually occurring at a pace which is unprecedented. And these technologies range from sensor, advanced materials, propulsion, hypersonics, artificial intelligence, big data, advances in cyber, space, all of them. पाकिस्तान का डोजियर देखने के बाद, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की बात सुनने के बाद 3-4 बातें साफ हैं। एक तो भारत की फौज ने जितना बताया, पाकिस्तान के डोजियर में जितना लिखा, पाकिस्तानी फौज को उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये तबाही पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। दूसरी बात, पाकिस्तान का हर कोना अब भारत के हथियारों की रेंज में है। तीसरी बात, नए ज़माने की जंग में, ड्रोन में, डेटा में, सेंसर में, हाइपरसोनिक वॉर में, डिजिटल वॉर में भारत की सेना बहुत एडवांस्ड है, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत आगे है। चौथी बात, एयर बेसिस की तबाही के बाद पाकिस्तान की डीजीएमओ ने फ़ोन करके फायरिंग रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत ने तुरंत फैसला नहीं किया। विचार करने के बाद सोच समझकर ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया। इस फैसले का कारण अमेरिका का प्रेशर बिल्कुल नहीं था। पांचवी बात, पाकिस्तान को युद्ध में हराने के बाद इंफॉर्मेशन वॉर लड़नी पड़ी और इस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान ने भारत के कई नेताओं के बयानों का सहारा लिया। सीडीएस ने जो आज कहा, इसका एक एग्जाम्पल आज ही देखने को मिला। राहुल गांधी ने आज कहा कि ट्रंप के प्रेशर में नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि बीजेपी और आरएसएस का यही कैरेक्टर है, जरा सा प्रेशर पड़ता है तो भाग जाते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी,
71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं, प्रधानमंत्री सेनाओं को खुली छूट दें, लेकिन अब लाइन बदल गई है। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक में 16 विरोधी दलों के नेता पहुंचे, लेकिन शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं को इस मीटिंग से दूर रखा। आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में तय हुआ कि सभी विरोधी दल मिलकर सरकार से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग करेंगे। स्पेशल सेशन के दौरान सरकार से पूछा जाएगा क्या सरकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर का फैसला किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फोर्सेस को कितना नुकसान हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की मांग की गई। इस चिट्ठी में 16 पार्टियों के नेताओं के सिग्नेचर्स हैं। मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा पूरा विपक्ष जंग के वक्त सरकार के साथ था। पूरे देश को सेना के पराक्रम पर गर्व है, लेकिन मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की जंग डिफीट में बदल गई, इसलिए संसद में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। हालांकि सरकार ने विपक्ष की इस मांग पर फिलहाल साफ साफ जवाब नहीं दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों के सांसदों को सरकार की तरफ से ब्रीफ किया गया था, सारे सवालों के जवाब दिए गए थे। अब ऑल पार्टी डेलीगेशन दूसरे देशों के दौरे पर गए हुए हैं। डेलीगेशन लौट आए, उसके बाद तय होगा आगे क्या करना है। जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस समय ये विषय आया था। अभी विषय तो आप भी ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है। ऑल पार्टी डेलीगेशन ही अपना आप में बहुत बड़ी बात है। सभी दलों के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, और वो जब आ जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के जो सवाल उठ रहे हैं उनसे पाकिस्तान खूब फायदा उठा रहा है। विपक्ष के नेताओं की क्लिपिंग्स पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं, और पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसके दावों पर भारत के विरोधी दल ही सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में यह बहस शुरू हो गई है कि मोदी जो है ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक है या भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए भारत की जो ऑपोजिशन है वो मुतालबा कर रही है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, इसने जो एतराफ किया है, इसके बाद भारत की जो पार्लियामेंट है उसका इजलास बुला के उस पर बहस होनी चाहिए। क्या कह रही है भारत की ऑपोजिशन, जरा सुने। अरसे से कांग्रेस पार्टी
लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया जिसे पाकिस्तान में खूब सर्कुलेट किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी घर घर सिंदूर बांटने का कैंपेन कर रही है। ये सिंदूर का मजाक है। क्या देश में वन नेशन वन हस्बैंड की स्कीम चल रही है? संदूर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਾ ਇੱਕ वन नेशन वन हस्बैंड ਇਹ स्कीम है। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं, इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं? ये सबको पता है। वो संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। वो सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वाले को कायर कहेंगे। वो सेना का गुणगान करेंगे लेकिन सेना के हाथ मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। सवाल यह है, क्या यह सब करने से देश का फायदा होगा? क्या यह सब कहने से हमारी फौज का हौसला बढ़ेगा, या इससे सिर्फ उन नेताओं की ईगो सेटिस्फाई होगी जो मोदी से परेशान है? जहां तक ट्रंप के कहने पर सरेंडर करने का सवाल है तो उसका जवाब आज भी सीडीएस अनिल चौहान ने दिया। पहले भी आर्मी ने बताया था, विदेश मंत्री ने बताया है और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने का फैसला पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर किया गया। और इसका जवाब तो सलमान खुर्शीद और शशि थरूर भी दे चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग न शशि थरूर की बात सुनना चाहते हैं न सलमान खुर्शीद की। ये दोनों कांग्रेस की सरकारों में विदेश मंत्री रह चुके हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, लेकिन इनकी बातें आजकल राहुल गांधी को सूट नहीं करती। हालांकि ये सब सियासी बातें हैं, इसका हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई असर नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस अब भारत में मौजूद पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हैं। आज तरन तारन पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस गगनदीप सिंह को पकड़ा। गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फोर्सेस की मूवमेंट की जानकारी आईएसआई को दे रहा था। पुलिस ने जब गगनदीप सिंह के फोन की जांच की तो पाकिस्तान के 20 नंबर मिले। इनमें से ज्यादातर नंबर पाकिस्तान के फौजी अफसरों के निकले, कुछ नंबर आईएसआई के भी हैं। पता चला कि आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल चावला के जरिए गगनदीप से कांटेक्ट किया था। पाकिस्तान में रहने वाला गोपाल चावला ही गगनदीप का हैंडलर है। गगनदीप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के मूवमेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी वीडियो के साथ पाकिस्तान को भेज रहा था और इसके बदले में गगनदीप को आईएसआई से पैसा मिला। तरन तारन के एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि पुलिस अब गगनदीप के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ये 5 साल से गोपाल चावला के कांटेक्ट में है। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई थी कि भाई एक गगनदीप सिंह उर्फ गगन नाम का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में है। इससे 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। जब उसकी जांच की गई तो उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नंबर सामने आए हैं और जो पाकिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है गोपाल सिंह चावला, उसके साथ भी इसकी बात होनी जो है तस्दीक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से इसको एक्टिवेट किया गया था कि भाई आर्मी की मूवमेंट बारे, आर्मी की पोस्ट बारे या जो अपनी एयरफोर्स है उसकी मूवमेंट बारे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो
इसके मोबाइल को चेक करने से ही पता चला है कि ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था, वीडियो बना के भी भेज रहा था, फोटोज़ भी भेज रहा था। तो उस दौरान ये पूरा एक्टिव पाया गया। जासूसी की एक और खबर राजस्थान से आई। जैसलमेर में शकूर खान नाम के शख्स को जासूसी आरोप में अरेस्ट किया गया। शकूर खान राजस्थान सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता साले मोहम्मद का पीए रह चुका है। आज जब शकूर खान को कोर्ट में पेश किया तो वकीलों ने उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शकूर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है और उसकी पोस्टिंग जैसलमेर के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में है। शकूर से पूछताछ में पता चला कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन में अफसर रह चुके दानिश के संपर्क में था। उसने कई बार पाकिस्तान एम्बेसी जाकर दानिश से मुलाकात भी की थी। दानिश की मदद से वो 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। पुलिस के मुताबिक शकूर व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के 13 अफसरों के संपर्क में था। चूंकि शकूर की तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा के करीब थी, इसलिए वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करता था। इसके सबूत उसके फोन से मिले। कुछ जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंसेस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है। प्राइमा फेसी कुछ नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उनके बारे में एफएसएल और एविडेंसेस कलेक्ट करना अभी बाकी है कि वो किसी एजेंसी के हैं, उच्चायुक्त के हैं या फिर पर्सनली किसी पर्सन के हैं। तो ये उस पार्ट पे अभी कुछ कहना न्यायोचित नहीं होगा। आजकल किसी भी जंग में इंफॉर्मेशन से ज्यादा रोल डिस इंफॉर्मेशन का होता है और इसके लिए स्पाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आईएसआई ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खालिस्तानी गोपाल चावला की मदद ली, सिखों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। और इसका एक बैकग्राउंड है। आईएसआई ने पहले दिन से ही गुरपतवंत सिंह पन्नू को मैदान में उतार दिया था, जिसने कहा था कि पंजाब के सिख भारतीय सेना को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक देंगे। ये निहायत मूर्खता वाली बात थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर पाकिस्तानी फौज के इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने रात को 2 बजे फरमाया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के लोगों पर मिसाइल्स फायर की हैं। यह बात भी बेकार साबित हुई। फिर पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को ड्रोन अटैक से डैमेज करने की कोशिश की, इसे भी नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन जासूसी का अड्डा बन गया। लोगों को वीजा देने के नाम पर, पाकिस्तान घुमाने के नाम पर या फिर हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे सिम कार्ड लिए जाते थे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही थी। ऐसे कई सारे केसेस मैंने आपको बताए हैं। अब यह सारा नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को अब एक एक करके पकड़ा जा रहा है। एक के तार दूसरे से जुड़ रहे हैं और जल्दी ही यह पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। पाकिस्तान ने भले ही पहलगाम अटैक के जरिए कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर से जो तस्वीरें आई वो पाकिस्तान को करारा जवाब है। आज खीर भवानी का मेला शुरू हुआ। इस मेले में कश्मीरी पंडितों के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन भी पहुंचे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह लग रहा था इस बार खीर भवानी के मेले में श्रद्धालुओं की संख्या कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरी पंडितों की भारी भीड़ यहां पहुंची है। मंदिर में मौजूद भक्तों ने कहा, आतंकवादी चाहे जितनी कोशिश कर लें, न श्रद्धालुओं की आस्था कम होगी, न ही कश्मीरियत को कोई आंच आएगा। जो दहशतगर्द मजहब के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, जो मजहब पूछकर गोली मारते हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार है। सभी लोग आए हैं यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही आए हैं, मुस्लिम्स भी आए हैं। सभी यहाँ पे भाईचारा में बहुत अच्छा लगा। सभी सब में एकता है और सब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर की तरह उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी डर के बावजूद फिर भी अच्छा है। लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया कि हम डरते नहीं है, हम फिर भी आएंगे।
तब तो पहले पहले डर गए थे हम, लेकिन डरे नहीं हैं, क्योंकि अब तो हम मजबूत हो गए हैं। हमारा अपना ही घर है, हमारी अपनी ही माँ है, तो हम किस चीज़ से डरेंगे। वो 4 आदमी थे, तो उन 4 आदमियों से हम क्या डरेंगे। बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े आराम से सारे आए हैं, सारे पहुँचे हैं। जगह जगह सिक्योरिटी अच्छी थी, प्रबंध अच्छा था, उस वजह से सारा किसी को कोई डर खौफ नहीं था। बड़े आराम से आए, बच्चे लेके आए, छोटे छोटे बच्चे लेके आए। बहुत अच्छा माहौल है, मतलब अटैक के बाद भी इतने लोग आए हैं, तो मतलब दिखाता है कि डिवोटीज कितने हैं, मतलब कितना है कश्मीर को लेकर उनको कि वो आए तब भी। आप बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है आज, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद डर था, खौफ था, ऐसा कुछ? अभी भी डर लग रहा है, मगर फिर भी ठीक है, माता की कृपा से। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं आपस में, और ये चलने नहीं देंगे हम। तभी हम सब लोग यहाँ आए हैं। आप खुद देखो, लाखों की लोग की तादाद से यहाँ लोग आए हैं और हमेशा ऐसे आते रहेंगे। लोगों की भावना है इस मंदिर पे, यहाँ इस माता पे हमेशा लोग आते हैं। हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। इस साल थोड़ा बहुत कम भीड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इफेक्ट ज़रूर पड़ा है पहलगाम से। लेकिन लोगों की आस्था जो यहाँ जुड़ी है, लोग आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। खीर भवानी के मेले में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे। मनोज सिन्हा ने यहां मंदिर के कुंड के पास खड़े होकर विधिवत पूजा की। माता खीर भवानी को जल और दूध अर्पित किया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी माता खीर भवानी के दर्शन किए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, खीर भवानी के मंदिर में जो भीड़ उमड़ी है, ये उन आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमला करके लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिलों से डर निकल गया है और उन लोगों पे छपात है जो चाहते थे कि यहाँ पे फसाद रहें, भाई भाईचारा दूर हो जाए। ये मेला दिखाता है कि भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। बस भाईचारे का संदेश है, भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। कश्मीरी पंडितों का भी कश्मीर पर पूरा पूरा हक है। बेहतर होगा कि सरकार विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दे, जिससे उनकी वापसी का रास्ता आसान हो सके। देखिए, हमारे आज आप जानते हैं कि ये ऐसा दिन होता है जब हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ आते हैं और हम उनका इस्तेकबाल करने आए थे और साथ ही उनको ये बताने आए थे कि जो पीडीपी कहती है जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने के लिए इज्जत से एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीरी पंडित लोग जो हैं वो वापस न आए, बिकॉज दे हैव स्टेक्स इन कश्मीर। उनके भी स्टेक्स कश्मीर में हो, तो कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें यहाँ कश्मीर आके बाइज्जत तरीके से फिर बस न जाए। इसके बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी कहा, खीर भवानी का मेला मजहबी भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन दुख की बात यह कि साल में सिर्फ एक बार हजारों कश्मीरी पंडित इस मेले में शामिल होने आते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कश्मीरी पंडित फिर से अपने घर लौटें, यहीं रहें और इसकी कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए। देखिए, आज यहाँ माता खीर भवानी के टेम्पल में जो आज मेला है, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे वो दिन मनाया जाता है और ये दर्शाता है, आज यहाँ पे आपने भी देखा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा रिवायती मजहबी रवादारी का एक जो हमारा सिलसिला था, उसका एक जीता जागता सबूत है, जीता जागता मिसाल है। और हमारी दुआ है आज के दिन कि फिर से हमारे ये कश्मीरी भाई जो हैं वो वापस आएं अपने वतन में, पुरअमन तौर रहें, बाइज्जत तौर रहें, बावकार तौर रहें। हमारी वही कोशिश होगी। भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए फारूक अब्दुल्ला का वीडियो। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग करते हुए
महबूबा मुफ्ती और तारिक हमीद की तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी देखी होंगी। पाकिस्तान को मैसेज मिल गया होगा कि भारत के लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ाने की उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। यही मैसेज आज खीर भवानी माता के कुंड के जल के रंग से भी मिला। मान्यता है कि कुंड का जल भविष्य का संकेत देता है। जब किसी तरह के अनिष्ट की आशंका होती है तो कुंड के पानी का रंग लाल या काला हो जाता है। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और कोरोना के दौर में इस कुंड का पानी काला हो गया था। कारगिल युद्ध से पहले कुंड का पानी लाल रंग का नजर आ रहा था। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो 2019 में इस कुंड के पानी का रंग हरा हो गया था। हरे रंग के पानी को शुभ माना जाता है। इस वक्त भी कुंड के पानी का रंग हरा है और यह हरा रंग कश्मीर के लिए, देश की एकता के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इसे माता खीर भवानी का आशीर्वाद माना जाता है। अब आपको यूपी की अच्छी खबर बता देता हूं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला किया। अब यूपी पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। यूपी में पुलिस कांस्टेबल, पीएसी कांस्टेबल, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन के साथ साथ एज लिमिट में भी 3 साल की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा, अग्निवीरों को 20% का यह आरक्षण जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी वर्गों को मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर एससी कैटेगरी से आता है तो उसका रिजर्वेशन एससी कोटे में ही मिलेगा। इसी तरह अगर कोई ओबीसी से आता है तो उसे ओबीसी कोटे के भीतर ही ये आरक्षण मिलेगा। एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया। कहीं 10% सीआईएसएफ में दिया गया, बीएसएफ में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब यह कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजेंटल का मतलब यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें एब्जॉर्ब होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अग्निवीरों का पराक्रम देखा। यूपी पुलिस में उनकी भर्ती के लिए आरक्षण एक अच्छा फैसला है, उनके पराक्रम का सम्मान है। यूपी में 30,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती अब होने ही वाली है। इसमें कम से कम 6,000 अग्निवीरों को भी पुलिस की वर्दी पहनने का अवसर मिलेगा। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अयोध्या के राम मंदिर में आज से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई। 22 जनवरी 2024 के बाद अब एक बार फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ है। इस बार राम मंदिर में राम दरबार और परकोटे के मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज सुबह 6:30 बजे गणेश पूजन के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। यह अनुष्ठान 5 जून तक चलेगा। कल नवग्रह की स्थापना होगी। सभी मूर्तियों को औषधिवास और शय्या दिवास कराया जाएगा। इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा। 5 जून को सुबह करीब 11:20 पर अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की स्थापना होगी। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान रहेंगे। राम मंदिर के प्रथम तल में राम दरबार सजाया जा रहा है। राम दरबार में भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा परकोटे के 6 मंदिरों में भोलेनाथ, गणेश जी, मां भगवती, सूर्य देवता, मां अन्नपूर्णा और दूसरे देवी देवताओं की कुल 14 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं।
राम दरबार की स्थापना से रामलला का मंदिर और भव्य हो जाएगा। आप जानते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो गया है। अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन गया है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस इलाके का ऐसा आर्थिक विकास हुआ है जिसकी 10 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। असम, अरुणाचल, सिक्किम और मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। असम के 22 जिलों के दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रात कैंप्स में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। ब्रह्मपुत्र, बराक और कोपली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मणिपुर में भी हालात बेकाबू हैं। राजधानी इंफाल में हर तरफ पानी भरा हुआ है। सिक्किम में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेस्क्यू के लिए आर्मी, पैरामिलिट्री के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। मणिपुर के गवर्नर से बात करके हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी अगले कुछ दिनों तक अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में इन सभी राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।